आजकल जिन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को हम लोग बिल्कुल मुफ्त समझकर हर रोज इस्तेमाल करते हैं ना, उनके बारे में एक बहुत ही कड़वा सच है। हाँ, और वो सच ये है कि उनकी असली कीमत हम किसी क्रेडिट कार्ड या बैंक अकाउंट से नहीं चुका रहे हैं। बिल्कुल। बल्कि हम अपनी सामाजिक आज़ादी और अपनी चिंताओं से वो कीमत चुका रहे हैं। तो आज की इस गहरी चर्चा में हमने कई आर्टिकल्स, पिछले दशकों के रिसर्च पेपर्स और खासकर टिम वू की जो बेहद मशहूर किताब है द मास्टर स्विच, उसके नोट्स का एक लंबा चौड़ा ढेर इकट्ठा किया है। सही का। और इस डीप ड्राइव का हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि उस भ्रम को तोड़ा जाए जो ये मानता है कि इंटरनेट एक पूरी तरह से मुफ्त, आज़ाद और ओपन जगह है। मतलब आखिर इस पूरे इंटरनेट को कंट्रोल कौन करता है? गूगल, एप्पल, मेटा और अमेज़न जैसी बड़ी टेक कंपनीज अचानक इतनी ताकतवर कैसे बन गईं कि वो रोजमर्रा की जिंदगी का हर छोटा बड़ा हिस्सा चला रही हैं? इस सवाल को समझने के लिए ना एक छोटे से उदाहरण से शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल, बताइए। मान लीजिए एक सार्वजनिक पार्क है, एक खुला मैदान। दिमाग में आज़ादी का ख्याल आता है जहाँ कोई भी जा सकता है, बच्चे खेल सकते हैं, वहाँ आने जाने के लिए किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। एग्जैक्टली। उस खुले मैदान की सबसे खूबसूरत बात यही होती है कि वहाँ कोई एक मालिक नहीं होता, नियम बहुत कम होते हैं और वो जगह सबकी होती है। लेकिन इतिहास गवाह है कि ऐसी जगहों पर हमेशा किसी न किसी की नज़र पड़ ही जाती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। धीरे धीरे उस मैदान के चारों तरफ दीवारें खड़ी होने लगती हैं। फिर एक दिन वहाँ एक छोटा सा एंट्री गेट लग जाता है। शुरू में शायद वो मुफ्त हो, पर गार्ड्स खड़े हो जाते हैं जो तय करते हैं कि कौन अंदर जाएगा और कौन नहीं। अच्छा, मतलब कंट्रोल शुरू हो जाता है। हाँ, फिर अचानक से वहाँ खेलने का, बैठने का किराया लगने लगता है और वही गिने चुने लोग तय करते हैं कि उस मैदान में कौन सा खेल खेला जाएगा और कौन सा नहीं। देखते ही देखते वो आज़ाद खुला मैदान एक कैद खाने जैसा बन जाता है। जिसे सिर्फ एक ही बड़ी ताकत कंट्रोल कर रही होती है। तो आज की इन बिग टेक कंपनीज का जो विशाल दबदबा हम देख रहे हैं, वो कोई अचानक घटी घटना नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत ही पुराने, लगभग एक सदी पुराने पैटर्न का हिस्सा है। ये कोई नई बात नहीं है। इसका मतलब है कि जो कुछ आज हम इंटरनेट के साथ देख रहे हैं, वो पहले भी हो चुका है। हमारे रिसर्च नोट्स में टिम वू इस पैटर्न को द साइकिल यानी एक चक्र कहते हैं। हाँ, द साइकिल। अगर इस साइकिल को गहराई से समझ लिया जाए तो टेक दुनिया की हर बड़ी हलचल का मतलब समझ में आने लगता है। नोट्स के मुताबिक टिम वू इस साइकिल को 3 अलग-अलग चरणों में बांटते हैं। तो इसका पहला चरण क्या है? जो पहला चरण है उसे वो ओपन फेज कहते हैं। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो शुरू में सबके लिए ओपन और मुफ्त होती है। इस दौरान इनोवेशन बहुत तेजी से होता है। नए नए आइडियाज आते हैं और छोटे स्टार्टअप्स आगे आते हैं, राइट? एग्जैक्टली। अगर हम इंटरनेट के शुरुआती दिनों को याद करें तो वो बिल्कुल वैसा ही था। कोई भी अपनी वेबसाइट बना सकता था, कोई नियम नहीं थे, एक आज़ाद माहौल था। और यही आज़ादी इनोवेशन को जन्म देती है, क्योंकि वहाँ कोई एंट्री बैरियर या रुकावट नहीं होती। पर ये फेज ज़्यादा देर टिकता नहीं है ना। नहीं दिखता। इसके तुरंत बाद आता है दूसरा चरण, जिसे कंट्रोल फेज कहा गया है। ये फेज आने के पीछे एक बहुत बड़ा आर्थिक कारण होता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी पॉपुलर होती है, उसको संभालने का खर्चा बढ़ने लगता है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचे की जरूरत पड़ती है। सही कहा। जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा होता है, वो बड़ी कंपनीज मार्केट को अपने कब्जे में लेने लगती हैं। वो आपस में मिलकर या पैसे के जोर पर छोटी और बेहतर आइडियाज वाली कंपनीज को खरीदने लगती हैं। अरे वाह, मतलब वो नियम ही बदल देती हैं। हाँ, वो सरकार के साथ मिलकर नियम बदलवाती हैं ताकि कोई नया खिलाड़ी मार्केट में ना आ सके। उनका सबसे बड़ा हथियार होता है यूजर्स को अपने इकोसिस्टम में बांध लेना। यानी एक बार किसी ने उनकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना शुरू कर दी तो उसमें से बाहर निकलने का खर्चा और मुश्किल इतनी बढ़ा दी जाती है कि लोग हार मानकर वहीं रह जाते हैं। तो जो मैदान शुरू में सबके लिए खुला था, वहां अब दीवारें बन चुकी हैं और आने का रास्ता महंगा हो गया है। फिर तीसरे चरण में क्या होता है? जिसे टिम वू मोनोपोली फेज कहते हैं। यहां अंत में एक या दो कंपनीज पूरा सिस्टम कंट्रोल कर लेती हैं, एक अधिकार स्थापित हो जाता है। और सबसे दुख की बात यह कि स्टेज पर आकर नए आइडियाज और नए आविष्कार लगभग धीमे पड़ जाते हैं या पूरी तरह से रुक जाते हैं, क्योंकि नई चीजों की जरूरत ही महसूस नहीं होती। जब कंपटीशन ही नहीं बचा तो बेहतर बनने की होड़ भी खत्म हो जाती है। बिल्कुल। ये प्रोसेस सिर्फ इंटरनेट के साथ नहीं जुड़ी है, बल्कि पिछली सदी की हर बड़ी खोज, हर नई संचार क्रांति के साथ ऐसी ही रही है। जब तक इस साइकिल को एक सच्चाई के रूप में स्थापित नहीं कर लिया जाता ना, तब तक आज के डिजिटल दबदबे को पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता। असली हैरानी की बात तो यहाँ आती है, क्योंकि
मैं सच बताऊं तो मुझे हमेशा लगता था कि मोनोपोली एक मॉडर्न इंटरनेट एरा की प्रॉब्लम है, पर जब मैंने इन हिस्टोरिकल सोर्सेज को पढ़ा तो टेलीफोन की कहानी ने तो पूरी तस्वीर ही बदल दी। हाँ, पुरानी टेक्नोलॉजीज जैसे टेलीफोन, रेडियो और टीवी का इतिहास इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हर आज़ाद टेक्नोलॉजी अंत में किसी एक के हाथ की कठपुतली बन जाती है। टेलीफोन का ही उदाहरण ले लीजिए। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के इन्वेंशन के कुछ वक्त बाद ही टेलीफोन मार्केट पूरी तरह से ओपन था, है ना? एग्जैक्टली। अमेरिका में हजारों छोटी टेलीफोन कंपनीज आपस में मुकाबला कर रही थीं। ऐसा वक्त था जब एक ही शहर में अलग अलग कंपनीज के 5 अलग अलग फोन लाइंस होती थी। वेट, सच में? एक ही शहर में 5 लाइंस? लेकिन फिर सीन में AT&T की एंट्री होती है। हाँ, और उसने धीरे धीरे बाकी सबको खत्म किया, सरकार के साथ बेहद मजबूत रिश्ते बनाए और पूरे देश के कम्युनिकेशन पर अपना एक छत्र राज यानी कब्जा कर लिया। लेकिन आखिर उन्होंने ये किया कैसे? मेरा मतलब है, एक कंपनी हजारों छोटी कंपनियों को कैसे हरा सकती है? इसके पीछे उनकी एक बेहद चतुर रणनीति थी। AT&T के उस वक्त के लीडर थे थियोडोर वेल। उन्होंने देखा कि हजारों लाइंस होने से मार्केट में अराजकता यानी केओस फैला हुआ है, तो उन्होंने एक नया शब्द गढ़ा, नेचुरल मोनोपोली। नेचुरल मोनोपोली? ये क्या होता है? उन्होंने सरकार को समझाया कि देखिए, टेलीफोन का नेटवर्क एक ऐसी चीज है जिसे हजारों लोग नहीं चला सकते, इसमें करोड़ों रुपए का खर्चा है। उन्होंने सरकार से वादा किया कि वो पूरे देश के कोने कोने में टेलीफोन की लाइन बिछा देंगे। पर शर्त ये होगी कि सरकार किसी और कंपनी को आने नहीं देगी। पैसे के जोर पर उन्होंने तमाम लोकल लाइंस को खरीद लिया और जो नहीं बिके उन्हें अपने बड़े नेटवर्क से जोड़ने ही नहीं दिया। बिल्कुल। नतीजा ये हुआ कि AT&T सिर्फ एक फोन सर्विस नहीं बची, वो एक विशाल ताकत बन गई। सिर्फ एक कंपनी तय करती थी कि किन 2 शहरों के बीच लाइन बिछेगी, लोग आपस में कैसे बात करेंगे, और सबसे अहम बात, उन्हें उस एक कॉल के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे। ये तो मोनोपोली बनने की एक बुनियादी पद्धति है। सही कहा। और इसका नतीजा ये हुआ कि अगले लगभग 70 सालों तक टेलीफोन टेक्नोलॉजी में कोई खास बदलाव या नई खोज हुई ही नहीं। फोन वैसा का वैसा ही रहा, क्योंकि कॉम्पीट करने वाला कोई था ही नहीं। इससे एक कड़वा सच सामने आता है कि सिर्फ टेलीफोन ही नहीं, रेडियो और टीवी के साथ भी बिल्कुल यही पैटर्न रिपीट हुआ था। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि शुरुआती दौर में रेडियो एक बेहद ओपन प्लेटफॉर्म था। हाँ, किसी के पास अगर रेडियो ट्रांसमिशन का बेसिक इक्विपमेंट है तो वो अपनी आवाज, अपने ख्याल, अपना म्यूजिक हवा में ब्रॉडकास्ट कर सकता था। एक तरह से वो उस जमाने का पॉडकास्टिंग या यूट्यूब था, जिसमें कोई नियम नहीं थे। लेकिन जल्दी RCA और NBC जैसी बड़ी जायंट कॉर्पोरेशंस आईं। उन्होंने फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम पर ही कंट्रोल कर लिया। एग्जैक्टली। उन्होंने ट्रांसमिशन टावर्स का इतना महंगा नेटवर्क खड़ा किया जिसका मुकाबला कोई आम इंसान नहीं कर सकता था। सरकार ने भी इंटरफेरेंस के नाम पर नियम सख्त कर दिए। टीवी के आते आते तो ये साइकिल और भी मजबूत हो गई। कुछ गिने चुने नेटवर्क्स ने तय करना शुरू कर दिया कि देश की जनता रात को 8 बजे क्या देखेगी। मतलब इंफॉर्मेशन खुद ही एक सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी, और जब आवाज और सूचना चंद लोगों के हाथ में होती है तो उसका असर सीधे समाज पर पड़ता है। जिस कंपनी ने मीडिया और इंफॉर्मेशन के फ्लो को कंट्रोल किया, उसने असल में पूरी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करने की, उनके सोचने के ढंग को बदलने की ताकत हासिल कर ली थी। बिल्कुल। टिम वू यही समझाना चाहते हैं कि रेडियो और टीवी सिर्फ एंटरटेनमेंट के साधन नहीं थे, वो दिमाग को शेप करने के टूल्स थे। उन पर मोनोपोली होने का मतलब था सच्चाई पर मोनोपोली होना। वो तय कर सकते थे कि कौन सी खबर लोगों तक पहुंचेगी और किस मुद्दे को पूरी तरह से दबा दिया जाएगा। तो इन सब बातों का आखिर क्या अर्थ निकलता है? अर्थ यही है कि चाहे टेलीफोन हो, रेडियो हो या टीवी, सब उसी द साइकिल के 3 चरणों से गुजरे हैं। पहले ओपन, फिर कंट्रोल और आखिर में मोनोपोली। इन पुरानी टेक्नोलॉजीज के इस कच्चे चिट्ठे को समझने के बाद अब उस टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं जिसे हम सब सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट। हाँ, इंटरनेट। 90 के दशक में जब इंटरनेट आम जनता के लिए आया था तो उसे एक रेवोल्यूशनरी ओपन सिस्टम माना गया था। एक ऐसी जगह जहां सबको बराबर का मौका मिलेगा, जहां सीखने के लिए किसी डिग्री या इजाजत की जरूरत नहीं होगी। एक छोटा सा ब्लॉग लिखने वाला इंसान भी दुनिया के किसी बड़े न्यूज़पेपर को टक्कर दे सकता था। लगा था कि ये एक नया खेल है जो हमेशा मुफ्त और आजाद रहेगा। खेल जरूर नया था, लेकिन उसके नियम वही पुराने थे। इंटरनेट को जो डिसेंट्रलाइज्ड और फ्री बनाने का सपना था, वो धीरे धीरे वापस सेंट्रलाइज्ड होता गया। आज अगर ध्यान से देखा जाए तो इंटरनेट लगभग 4 या 5 बड़ी दीवारों के बीच कैद होकर रह गया है, जैसे सर्च इंजिन्स, सोशल मीडिया, ऐप स्टोर्स और ई-कॉमर्स।
ये आज के नए मास्टर स्विचेस हैं। बिल्कुल सही। उदाहरण के तौर पर एप्पल के इकोसिस्टम को ही ले लीजिए। एप्पल एक बेहद शानदार वॉल्ड गार्डन यानी दीवारों वाला बगीचा चला रहा है। उनका सिस्टम इतना क्लोज्ड और बंद है कि एक बार कोई उसमें चला गया तो बाहर निकलना एक नॉर्मल यूजर के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। ऐप स्टोर पर कौन सी ऐप आएगी ये सिर्फ एप्पल तय करता है और हर खरीद पर अपनी एक बड़ी फीस वसूलता है। किसी और कंपनी की स्मार्ट वॉच उनके फोन के साथ पूरी तरह काम ही नहीं करती। इसे स्विचिंग कॉस्ट कहते हैं। उन्होंने बाहर जाने का रास्ता इतना महंगा और परेशानी भरा बना दिया है कि कोई बाहर जाना ही नहीं चाहता। और गूगल की दास्तान भी कुछ ऐसी ही है। सर्च इंजन के मार्केट में उनका डोमिनेंस इतना ज्यादा है कि लोग आजकल इंटरनेट पर ढूंढने की जगह गूगल करना बोलते हैं। हाँ, जो जानकारी गूगल के पहले पेज पर नहीं है वो आम इंसान के लिए मानो एग्जिस्ट ही नहीं करती। गूगल लगातार एप्पल को हर साल अरबों डॉलर्स देता है सिर्फ इसलिए ताकि एप्पल के डिवाइसेस पर डिफॉल्ट सर्च इंजन गूगल ही रहे। ये तो कोई छोटा मोटा कंपटीशन नहीं है, ये बाकी सभी सर्च इंजन्स को शुरू होने से पहले ही खत्म करने का तरीका है। और यही दबदबा अमेज़न का भी है। वो सिर्फ एक ऑनलाइन दुकान नहीं है, वो खुद एक पूरा बाजार है। बिल्कुल। अमेज़न को पता होता है कि उनके प्लेटफॉर्म पर कौन सा छोटा दुकानदार क्या बेच रहा है। अगर कोई चीज बहुत बिकने लगती है तो अमेज़न खुद उस चीज की सस्ती कॉपी बनाकर अपने नाम से बेचने लगता है और उस छोटे दुकानदार का बिजनेस बंद हो जाता है। लेकिन देखिए, एक आम इंसान होने के नाते मुझे लगता है कि ये बड़ी कंपनीज हमारी जिंदगी कितनी आसान कर रही हैं। अच्छा, वो कैसे? जैसे अगर एप्पल के डिवाइसेस आपस में इतनी खूबसूरती से सिंक होते हैं कि लैपटॉप का कॉपी किया हुआ टेक्स्ट फोन पर पेस्ट हो जाता है, या गूगल मैप हमेशा बिल्कुल सही रास्ता दिखाता है, या अमेज़न पर एक क्लिक करने से जरूरी सामान अगले दिन घर के दरवाजे पर आ जाता है, तो इसमें नुकसान क्या है? सुविधा तो है, इसमें कोई शक नहीं। वही ना, अगर एक ही ऐप या एक ही इकोसिस्टम में सब कुछ इतनी बड़ी सुविधा के साथ मिल रहा है तो मोनोपोली से इतना डरने की जरूरत क्या है? सुविधा तो मिल ही रही है ना। ये बेहद वाजिब सवाल है। सुविधा यानी कन्वीनियंस एक बहुत बड़ा आकर्षण है और लोग आमतौर पर इन मोनोपोलीज का स्वागत करते हैं क्योंकि ये कंपनीज इंटरनेट की अराजकता और भीड़भाड़ को साफ करके एक व्यवस्थित माहौल देती हैं। तो फिर दिक्कत कहाँ है? पर यहां रुककर सोचना जरूरी है कि इस सुविधा के बदले में लोग चुका क्या रहे हैं। टिम वू की किताब में सबसे बड़ा डर यही दर्शाया गया है। वो कहते हैं कि जब कुछ ही कंपनीज पूरे इंटरनेट को कंट्रोल करेंगी तो सबसे पहले उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी इनोवेशन को। इनोवेशन को कैसे? सोचिए, अगर आज 2 कॉलेज के बच्चे कोई नई कंपनी शुरू करते हैं और एक ऐसा सर्च इंजन बनाते हैं जो गूगल से बेहतर और तेज हो, तो क्या वो मार्केट में टिक पाएंगे? शायद कभी नहीं। क्योंकि गूगल का डिस्ट्रीब्यूशन इतना बड़ा है और उसके पास हमारे डेटा का इतना बड़ा भंडार है कि किसी नए सिस्टम को आगे आने ही नहीं दिया जाएगा। सुविधा के चक्कर में हमने नए आविष्कारों के रास्ते बंद कर दिए हैं। तो इसका मतलब है कि जब हम कन्वीनियंस के मजे ले रहे होते हैं, हमें भान तक नहीं लगती कि हमारे आसपास की दीवारें कब ऊंची हो गईं और बाहर जाने के दरवाजे पर कब ताला लग गया। ये सिर्फ बिजनेस का मामला नहीं लगता, ये तो सीधा हमारी रोज की आजादी पर हमला है। और यही हमारी इस चर्चा का सबसे अहम और गहरा मुद्दा है। ये बड़ी मोनोपोली सिर्फ एक आर्थिक या इकोनॉमिक मुद्दा नहीं है। ये चर्चा इस बारे में नहीं है कि कौन सी कंपनी कितने अरब डॉलर्स कमा रही है या किसका शेयर प्राइस कितना ऊपर जा रहा है। हाँ, इनका सीधा और सबसे खतरनाक असर हमारी सामाजिक आजादी पर पड़ता है। बिल्कुल। टिम वू का यही मुख्य तर्क है कि मोनोपोली सिर्फ एक बिजनेस प्रॉब्लम नहीं है बल्कि एक फ्रीडम प्रॉब्लम है। जब किसी एक या 2 संस्थानों के पास इंफॉर्मेशन का, अटेंशन का और कम्युनिकेशन का पूरा कंट्रोल आ जाता है तो वो मुक्त समाज के लिए खतरा बन जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा गहरा लगता है, फ्रीडम प्रॉब्लम, पर अगर हम इसको एल्गोरिथम की दुनिया से जोड़ें तो ये बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आज के इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड के दौर में हम सब रोज अपने फोन पर घंटों स्क्रॉल करते हैं। हाँ, और वहां क्या होता है? एक एल्गोरिदम, यानी वहां बैठी एक ऐसी मैथमेटिकल रेसिपी जो लगातार हमारी हरकतों को ट्रैक कर रही है। वो तय करती है कि हमारी स्क्रीन पर अगला वीडियो या पोस्ट कौन सा आएगा, हमें कब गुस्सा आना है, हमें कब हंसना है, किस बात पर बहस करनी है, यह हमारा दिमाग नहीं तय कर रहा बल्कि किसी टेक कंपनी का एक एल्गोरिदम तय कर रहा है। सही पकड़ा आपने। एक ऐसी चीज जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। हमारा लगातार ध्यान और वक्त किसी एक सिस्टम के हाथ में कैद होना वाकई बेहद खतरनाक हो सकता है। और इन एल्गोरिदम्स के पीछे कोई सामाजिक भलाई का उद्देश्य थोड़ी ना होता है। इनके पीछे एक बेसिक बिजनेस लॉजिक काम करता है।
प्रॉफिट। एक मोनोपोली चाहती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा वक्त उनके प्लेटफॉर्म पर बिताएं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एड्स दिखा सकें। बिल्कुल। इसके लिए वो ऐसा कंटेंट पुश करते हैं जो लोगों की भावनाओं को भड़काए। इससे सोसाइटी पोलराइज हो जाती है, लोग अलग अलग गुटों में बंट जाते हैं और आपस में लड़ने लगते हैं। जब कंपटीशन खत्म हो जाता है तो सुधार करने का कोई प्रेशर नहीं होता, कस्टमर के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो जो चाहें जैसे चाहें नियम थोप सकते हैं। इसीलिए एक फेयर कंपटीशन और ओपन इंटरनेट होना आज सिर्फ बेहतर इकोनॉमी के लिए नहीं, बल्कि एक आज़ाद और समझदार समाज के लिए बेहद ज़रूरी है। मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स यानी अलग अलग दृष्टिकोण और क्रिटिकल थिंकिंग रखना आज के वक्त में सीखने की सबसे बड़ी ज़रूरत बन गई है। अगर इस पूरी गहरी चर्चा के हर किस्से और हर उदाहरण को एक साथ जोड़ा जाए तो एक कड़वा सच सामने आता है। द मास्टर स्विच हमें एक ऐसी सीख देती है जो इतिहास में बार बार साबित हुई है। टेक्नोलॉजी अपने आप में नेचुरली फ्रीडम नहीं देती। सही कहा। शुरू में चाहे कोई भी नई खोज कितनी भी ओपन और आज़ाद क्यों ना लगे, चाहे वो कितने भी नए रास्ते क्यों ना खुलें, अगर सार्वजनिक रूप से जनता और सरकार द्वारा उस पर लगातार कड़ी नजर ना रखी जाए, तो हर ओपन सिस्टम अंत में कंट्रोल की एक बड़ी जंग बन जाता है। और उस जंग का विजेता हमेशा वही होता है जो द साइकिल को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है, जो पहले मुफ्त बनाता है और फिर दीवारें खड़ी कर देता है। आज़ादी को बचाए रखने के लिए ट्रांसपेरेंसी, मार्केट में बराबरी का कंपटीशन और पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होना, यानी ताकत का अलग अलग हाथों में बटा होना बहुत जरूरी है। ये ध्यान में रखना चाहिए कि आने वाला कल सिर्फ और सिर्फ अकेले टेक्नोलॉजी तय नहीं करती, बल्कि वो लोग, वो कंपनियां और वो नियम तय करते हैं जो इस टेक्नोलॉजी के मालिक होते हैं और जो उसके मास्टर स्विच पर अपना हाथ जमा कर बैठे होते हैं। सोचा जाए तो ये पूरा सफर उसी खुले मैदान जैसा ही रहा। मैदान तो वही रहता है, पर उसके बाहर की दीवारें हैं और उसके नियम बदल जाते हैं। आज हमने समझा कि द साइकिल कैसे काम करती है, हिस्ट्री में टेलीफोन और रेडियो के साथ क्या खिलवाड़ हुआ और कैसे आज का इंटरनेट उन्हीं पुराने नियमों की बेड़ियों में बंध चुका है। पर इस पूरी बातचीत के आखिर में एक नया, सोचने पर मजबूर कर देने वाला विचार जरूर उठता है। हाँ, और वो विचार क्या है? ये इन सोर्सेस से बाहर का है, लेकिन आज की दुनिया में बेहद मायने रखता है। अगर हर नई टेक्नोलॉजी को अंत में द साइकिल का शिकार होकर मोनोपोली बनना ही होता है, तो आज के दौर में जो नए और एडवांस्ड डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स बन रहे हैं, जैसे Web3, जहां किसी एक कंपनी का सर्वर नहीं होता, बल्कि हजारों आम लोगों के कंप्यूटर्स मिलकर नेटवर्क चलाते हैं। एग्जैक्टली, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए ओपन सोर्स मॉडल्स जिसे कोई भी चला सकता है, क्या ये नई तकनीकें वाकई इस मास्टर स्विच की पुरानी दीवारों को हमेशा के लिए तोड़ पाएंगी? या फिर शायद कुछ दशकों बाद हम मुड़कर देखेंगे कि ये Web3 और AI भी कल की नई मोनोपोलीज का बस एक नया रूप बनकर रह गए हैं। ये एक ऐसा गहरा सवाल है जिस पर आगे लगातार विचार किया जाना चाहिए। क्या हिस्ट्री खुद को हमेशा दोहराती रहेगी या इस बार लोग इस चक्र को तोड़ने में कामयाब हो पाएंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। तो अगली बार जब किसी खुले मैदान में नई दीवार बनती दिखें या कोई नया प्लेटफॉर्म सब कुछ बिल्कुल मुफ्त देने का वादा करें, तो ये सवाल जरूर उठना चाहिए कि इस आज़ादी की असली कीमत क्या है, और सबसे बड़ी बात, इस नई दुनिया का मास्टर स्विच किसके हाथ में है।